तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था अनुमान किसके नहीं पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था अनुमान किसके विवर्तन किसे कहते हैं और विवर्तन के प्रकार। विवर्तन दो प्रकार के हमने बताया था आपको नहीं, एक फ्रेनेल विवर्तन, दूसरा बताया था आपको अनुमान कौन सा नहीं फ्रॉन्होफर विवर्तन। जो आप आज पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास का टॉपिक का नाम है एकल झिल्ली के कारण फ्रॉन्होफर विवर्तन। तो देखिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एकल झिल्ली के कारण फ्रॉन्होफर विवर्तन। तो एकल आज का टॉपिक है एकल झिल्ली के कारण फ्रॉन्होफर विवर्तन। फ्रॉन्होफर विवर्तन एकल झिल्ली के कारण फ्रॉन्होफर विवर्तन, ये है आज का टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक स्मॉल एच ऊंचाई की एक स्लिट लेते हैं, यानी कि एकल झिल्ली लेते हैं। ठीक है, एकल झिल्ली लेते हैं जिसका आकार तरंगदैर्घ्य की आकार का है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक झिल्ली ले लीजिए, इसका नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ए बी एक झिल्ली लेते हैं, इसकी लंबाई हमारी इसकी लंबाई चौड़ाई के सापेक्ष कई गुना हमारा किसके अधिक है। इसकी लंबाई जो है हमारे इसकी चौड़ाई की तुलना में हमारे किसके बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और इसमें एक एस प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं, एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत देते हैं। इसको इस प्रकार स्थित करते हैं कि इसके निकट या फिर इसके फोकस इस पे एक उत्तल लेंस L1 हमारे कौन सा नहीं रखा होता है, एक उत्तल लेंस L1 स्थित होता है। ये L1 को इस प्रकार स्थित होते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत इसके फोकस पर स्थित हो जाए, इसके फोकस पर स्थित हो जाए, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे किसके नहीं प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती है। जैसे एस से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस L1 पर आपतित होती हैं, L1 पर आपतित होती हैं, जिसके अवतरण के पश्चात ये मुख्य के समांतर चलने लगती हैं। तो देखिए इससे चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे किसके नहीं लेंस पर पड़ती हैं, यहाँ से लेंस पर पड़ती हैं, आपतित होती हैं और इसके पश्चात में ये मुखच के समांतर हो जाती हैं। मुखच के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये एक समतल तरंगाग्र क्या करती है, निरूपित करती हैं, समतल तरंगाग्र निरूपित करती हैं, जिसका नाम हमने दे दिया, ये दे दिया कितना W डैश। ये स्लिट की चौड़ाई हमने स्मॉल ए मान ली है, यहाँ पर स्मॉल ए। अब इस स्लिट के यानी कि निकट एक अन्य उत्तल लेंस, इसके निकट बहुत उत्तल लेंस स्थित होता है, एक दूसरा उत्तल लेंस L2 स्थित होता है। ठीक है, इस उत्तल लेंस के फोकस पर एक पर्दा स्थित होता है, जहां पर विवर्तन प्रारूप की घटना का अध्ययन करना है, विवर्तन प्रारूप की घटना का अध्ययन करना है। फोकस पर स्थित होता है, ये स्थित होता है। ठीक है, अब यहां से इसके नीचे स्लिट ए बी को कितना थीटा कोण झुका देते हैं, तो यह विवर्तन प्रारूप बिंदु पर्दे के बिंदु P पर ना बनकर कहां पर P डैश पर बनने लगता है, जब इसको यहां से थीटा कोण घुमा दिया जाता है।
तो यहाँ पर बन जाता है, कहाँ पर, पी डैश पर बन जाता है, पी डैश पर बन जाता है। तो ये चित्र हो गया हमारा। इस चित्र को आप लोग बना लेंगे, इसके बाद में फिर इसकी थ्योरी भी बता देते हैं हम आपको, ठीक है, थ्योरी बता देते हैं। तो इस चित्र को बना लीजिए आप। यहाँ पर इसका नाम दे देना ओ, इसका नाम दिया ओ। बन गया होगा बेटा। अब देखिए इसके बाद में और थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं इसमें ही, कि स्रोत एस से आने वाली हमारा कौन सा प्रकाश किरणें इस प्रकार से चलती है। ये स्रोत एस से आने वाली प्रकाश किरणें, स्रोत एस से आ रही है प्रकाश किरणें, ठीक है, और फिर स्लिट इस पे ए बी पर पड़ती है। ए बी पर पड़ती है जब इसको हमारा कितना थीटा कोण छुपा देते हैं। थीटा कोण छुपा देते हैं, ठीक है, थीटा कोण छुपा देते हैं, तब इससे चलने वाली प्रकाश किरणें ये है बिंदु सी की ओर और ये है बिंदु पी की ओर। ये आपको लिख देंगे हम स्रोत, ये लिख दिया स्रोत एस से, स्रोत एस से। ये आपने, अब इस चित्र को भी आप बना लीजिएगा। ये थीटा कोण पर होनी नहीं है, देखना है थीटा, देखिए ये रेखा यहां से नहीं, बिंदु बी से चल रही है, ये थीटा
बना लीजिए जल्दी से। तो देखिए बेटे बन गया होगा आपका चित्र। तो देखिए इसमें ए बी एक हम क्या करते हैं स्लिट लेते हैं, इसमें ए बी एक क्या करते हैं स्लिट लेते हैं, जिसका आकार, इसका आकार हमारे किसके तरंग दैर्ध्य की आकृति का तरंग दैर्ध्य की कोटि का है, तरंग दैर्ध्य की कोटि का है, और इसकी हमारा जो है लंबाई चौड़ाई के सापेक्ष कई गुना है। S इसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं, S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं, इसके हमारे इसके आगे कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 स्थित करते हैं। L1 लेंस को इस प्रकार स्थित करते हैं कि प्रकाश स्रोत S इसके फोकस पर स्थित हो जाए, जिसके कारण इससे आपतित हमारे किसके नहीं इस पर आपतित प्रकाश हमारे किसके अपवर्तित होने के पश्चात समांतर हो जाता है, जिसके कारण स्लिट AB पर समतल तरंगाग्र आपतित होता है, समतल तरंगाग्र आपतित होता है। समतल तरंगाग्र यानी स्लिट AB समतल तरंगाग्र स्लिट पर आपतित होता है, जहां से विवर्तित होकर अब इसके बाद में स्लिट AB से विवर्तित होकर प्रकाश लेंस L2 पर पड़ता है। तो इसके बाद इसके अत्यंत निकट हमारा कौन सा नहीं एक दूसरा लेंस L2 स्थित करते हैं, तो लेंस L2 पर पड़ता है, जिससे ये हमारे इसके अपवर्तित होने के पश्चात पर्दे पर फोकसित करते हैं, पर्दे पर क्या करते हैं फोकसित करते हैं, फोकसित करता है। यहाँ लेंस L1 व L2 हमारे कौन सा अवर्णीय है, अवर्णीय माना जाता है। इस अवस्था को इसमें प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय बैंड हमारे किसके नहीं केंद्रीय बैंड प्राप्त होती है। केंद्रीय बैंड क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे इसके दोनों ओर एकांतर क्रम में हमारा कौन सा दीप्त तथा अदीप्त क्या होंगे, इसके दोनों ओर दीप्त अथवा अदीप्त बैंड प्राप्त होते हैं। दीप्त और अदीप्त हमारे इसके फ्रिंजें दिखाई देती हैं, जिसकी तीव्रता लगातार क्योंकि घटती जाती है। ये बैंड स्लिट AB के समांतर तथा समतल तरंगाग्र WW' है हमारे इसके WW' स्लिट AB पर आपतित होता है। तो इसका प्रत्येक भाग ये स्लिट का प्रत्येक भाग एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर क्या करती हैं गति करती जाती हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर गति करती जाती हैं। लेंस L2 की सहायता से पर्दे के बिंदु P पर क्या होते हैं, लेंस L2 की सहायता से पर्दे के बिंदु P पर क्या होती हैं फोकसित होती हैं। बिंदु P की A व B, बिंदु P की देखिए बेटा बिंदु जो P है आपका यहाँ से A से बिंदु P की दूरी है और B से दोनों की बिंदु दूरी आपकी कैसी है समान है, समान है। इसलिए इनकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि
ये समान कला में होती हैं। तो यही कारण है कि इससे उत्सर्जित तरंगिकाएं बिंदु P पर समान कला में होती हैं और वहां पर तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है। इस प्रकार केंद्रीय बैंड उच्चिष्ट प्रदीप्त होता है, इसलिए पर्दे के बिंदु P पर केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, उच्चिष्ट होता है। अब पर्दे पर एक अन्य बिंदु P डैश ले लेते हैं जो OP, यानी कि देखिए जो OP से कितने थीटा कोण पर स्थित है बिंदु P हमारे किसके थीटा कोण पर स्थित होता है। यहाँ पर हमारे किसके गमन करने वाली सभी द्वितीय तरंगिकाओं में कलांतर होगा, क्योंकि कलांतर होगा क्योंकि यहाँ से इनकी हमारे किसकी दूरियां अलग अलग लग रही है, यानी कि इनमें पथांतर होता है। अब पथांतर करना कैसे हो जाएगा, कलांतर होगा तो इनके कलांतर का मान उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट होने का मान जो है कि पर्दे के बिंदु P पर उच्चिष्ट, यहाँ पर उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है या निम्निष्ट प्राप्त हो रहा है, इसका मान हमारे किसके इनके मध्य बनने वाले कलांतर के मान पर निर्भर करेगा, कलांतर पर निर्भर करता है। तो अब आप इसके पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे, तो थ्योरी लिख लीजिए। माना स्मॉल a चौड़ाई की एक स्लिट लेते हैं, एक स्लिट AB लेते हैं जिसका आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का, जिसका आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का होता है, तरंग दैर्घ्य की कोटि का होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई के सापेक्ष, इसकी लंबाई चौड़ाई के सापेक्ष कई गुना है। S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत स्लिट है। S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत स्लिट है जो लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस L1 पर आपतित होती हैं, जो समतल तरंगाग्र के रूप में स्लिट AB पर आपतित होता है, जहां से विवर्तित होकर
जहां से विवर्तित होकर लेंस L2 द्वारा पुनः पर्दे पर फोकसित किया जाता है, फोकसित किया जाता है। यहां लेंस L1 व L2 को, यहां लेंस L1 व L2 को अवर्णीय माना गया है, अवर्णीय माना गया है। इस अवस्था में प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय बैंड प्रदीप्त होता है, केंद्रीय बैंड प्रदीप्त होता है। और इसके दोनों ओर एकांतर क्रम में दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती हैं, जिनकी तीव्रता घटती जाती है, जिनकी तीव्रता घटती जाती है। ये बैंड स्लिट AB के समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। समांतर होते हैं। जब समतल तरंगाग्र WW' स्लिट AB पर स्लिट AB पर आपतित होता है, तो उसका प्रत्येक भाग एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर गति करती हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर गति करती हैं। यह लेंस L2 की सहायता से पर्दे के बिंदु P पर आपतित होती है। बिंदु P की
बिंदु P की A व B से, बिंदु P की A व B से समान दूरी है, समान दूरी है। यही कारण है कि उससे उत्सर्जित तरंगिकाएं बिंदु P पर समान कला में पहुंचती हैं और वहां अधिकतम तीव्रता होती है। इस प्रकार केंद्रीय बेल्ट उच्चिष्ट प्रतीत होता है। यदि पर्दे पर अन्य बिंदु P डैश लें जो OP से थीटा कोण पर है, इस दिशा में गमन रोक रहा हूं मैं। इस दिशा में गमन करने वाली सभी द्वितीय तरंगिकाओं में कलांतर होगा क्योंकि बिंदु P डैश की बिंदु B से दूरी बिंदु A के सापेक्ष अधिक है। अतः बिंदु P डैश पर उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट होना इन तरंगिकाओं के कलांतर पर निर्भर करता है। तो देखिए अब लेते हैं हम त्रिभुज ABN पर। तो देखिए त्रिभुज ABN में तो देखिए कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर किसके आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब। तो आपका कितना आ जाएगा, लंब BN बराबर आपका बटे AB। तो देखिए BN बराबर आपका किसके आ जाएगा, AB साइन थीटा के।
ए बी साइन थीटा के। तो ए बी का मान देखिए कितना है, स्मॉल है, तो यहां पर रख सकते हैं। तो बी एन बराबर आ गया स्मॉल ए साइन थीटा के, स्मॉल ए साइन थीटा के। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए यदि यह पथांतर लेम्डा के बराबर हो तो बिंदु P डैश पर निम्नलिखित होगा। क्योंकि संपूर्ण तरंगाग्र को OA व OA तथा OB के रूप में दो बराबर भागों में विभाजित करें तो ए और ओ का बिंदु P डैश से पथांतर सममिति से लैम्डा बाई टू होगा। इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं विनाशी व्यतिकरण होंगी एवं बिंदु P डैश की तीव्रता न्यूनतम होगी। अब देखिए, अब इसी समीकरण से आगे हम लिखेंगे किसके, प्रथम निम्नलिखित के लिए। अतः प्रथम निम्नलिखित के लिए, तो यहां से कितना जाएगा, प्रथम निम्नलिखित के लिए ए साइन थीटा 1 बराबर किसके आ जाएगा, लैम्डा के। ए साइन थीटा 1 बराबर आ जाएगा लैम्डा के। तो साइन थीटा 1 बराबर किसके आ जाएगा, लैम्डा अपॉन ए के। समीकरण नंबर 1, साइन थीटा 1 बराबर आ गया लैम्डा अपॉन ए के। लिख लीजिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने।
उपरोक्त समीकरण से दिशा θ1 ज्ञात होती है, जिस दिशा में प्रथम निम्नलिखित दिखाया गया है, इसी प्रकार Bn बराबर 2 लैम्डा है, तो Bn बराबर 2 लैम्डा है तो तरंगाग्र W' को 4 समान भागों में बांटा जा सकता है। अब A से O तक के दो भागों में पथांतर λ/2 होगा, और द्वितीयक तरंगिकाएं विनाशी व्यतिकरण प्रदर्शित करेंगी। इसी प्रकार O से B के बीच भी प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं सममिति से विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी। तो देखिए कितना आ जाएगा, A sin θ2 बराबर किसके आ गया 2 लैम्डा के, तो sin θ2 बराबर किसके आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन A के, 2 लैम्डा अपॉन आ गया A के आता है। अब इसके बाद निकाल लेते हैं, आता है सामान्य और इसके निम्नलिखित के लिए, सामान्य निम्नलिखित के लिए सामान्य निम्नलिखित के लिए तो कितना आ जाएगा Bn बराबर किसके आ जाएगा A sin θn, θn बराबर किसके आ जाएगा λn के, तो sin
थीटा n बराबर किसके आएगा, n लैम्डा अपॉन किसके आएगा, स्मॉल a के, स्मॉल a के। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर कितना 2, समीकरण नंबर कितना दे दिया 2, समीकरण नंबर दे दिया 2 आता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया। आता है थीटा n, आता है थीटा n की, आता है थीटा n दिशा में, आता है थीटा n दिशा में n कोटि का निर्दिष्ट होगा, निर्दिष्ट होगा, निर्दिष्ट होगा। आता है पथांतर, आता है पथांतर, आता है पथांतर bn बराबर लैम्डा बाई 2 का, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है तो, विषम गुणज है तो बिंदु P पर, बिंदु P पर द्वितीयक उच्छिष्ट होगा, द्वितीयक उच्छिष्ट होगा, द्वितीयक उच्छिष्ट होगा। अब इसके बाद में देख लीजिए, यदि bn बराबर हमारे किसके आ जाएगा, bn बराबर 3 लैम्डा बाई 2, bn बराबर 3 लैम्डा बाई 2 है तो, यदि, अब इसके बाद में लिखना है यदि bn बराबर 3 लैम्डा बाई 2 है तो स्लिट AB को, स्लिट AB को 3 बराबर भागों में, को 3 बराबर भागों में बांटने पर, बांटने पर दो क्रमागत, दो क्रमागत भागों के संगत, संगत बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच पथांतर लैम्डा बाई 2, पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा और वे विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे। परंतु तीसरा भाग
बना रहेगा, परंतु तीसरा भाग बना रहेगा। और उससे प्रकाश बिंदु उस दिशा में उच्चिष्ट बिंदु उत्पन्न करेगा। इसलिए किसी दिशा थीटा एन में एन कोटि के द्वितीय उच्चिष्ट के लिए पथांतर तो देखिए पथांतर bn बराबर क्या जाएगा आपका a sin थीटा n बराबर आपका आ जाएगा द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2n+1 अपॉन लैम्डा बाई इसके आ जाएगा 2a। तो देखिए साइन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा n बराबर 2n+1 इंटू लैम्डा अपॉन 2a। कितना जाएगा 2a। अब इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। इसको कितना दे दिया समीकरण नंबर 3। यहां जो n का मान है, यहां n बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 है। समीकरण इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा, नोट कर लिया होगा। समीकरण 2 और 3 से तो लिख लेंगे इसके बाद में समीकरण 2 और 3 से थीटा एन उस दिशा को प्रदर्शित करेगा जो क्रमशः निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट बनाते हैं। इसके बाद में सबसे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, थीटा एन की दिशा में केंद्रीय उच्चिष्ट बिंदु P के दोनों ओर
बिंदु P के दोनों ओर सम्मिलित होता है। इसी कारण केंद्रीय उच्चिष्ट बिंदु P के दोनों ओर विवर्तन प्रारूप बनाता है। किसी एकल स्लिट से विवर्तन से प्राप्त प्रतिरूप जिसमें केंद्रीय उच्चिष्ट बिंदु P पर होने की स्थिति में निर्दिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति निम्न होगी। अब देखिए भैया इनकी तीव्रताओं का हम चित्र देख लेते हैं कि तीव्रताएं किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं। ये आपका बिंदु O हो गया। केंद्रीय विशिष्ट दोनों बराबर डिस्टेंस होगी। ये आ गया। अब इसके दोनों ओर हमारे किसके यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसके लैम्डा बाई ए माइनस यहाँ पर आ जाएगा -2 लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पर आ जाएगा -3 लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पर आ जाएगा -4 लैम्डा अपॉन ए, और इधर आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा
4 लैम्डा अपॉन ए। ये आ गया आपका नहीं, ठीक है। तो ये तीव्रता हो गई मैक्सिमम यानी केंद्रीय उच्चिष्ट। ये आपका आ जाएगा I1, इधर भी आएगा I1 और इधर आ जाएगा I2, यहाँ भी होगा आपका I2। इस प्रकार से तीव्रताएं आपस में परिवर्तित होती हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर इसका कलांतर का मान लिखना चाहते हैं तो ये एक बार आपका नीचे क्या आ जाएगा, कलांतर का मान आ जाएगा। कलांतर का मान बिल्कुल इसी प्रकार से कलांतर आ जाएगा, इसी चित्र में ही आप लिख सकते थे। तो देखिए कलांतर को अगर हम लिखना चाहते हैं ये आ गया। अब इसमें नियम आपके पथांतर यानी कलांतर का मान लिख लीजिए, ठीक है। तो कलांतर का विषम गुणक हो जाएगा, इधर आ जाएगा पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई माइनस 5 पाई, यहाँ पर आ जाएगा पाई 3 पाई 5 पाई 5 पाई। तो इन चित्रों को आप लोग आप बना लेंगे, ठीक है। तो बन गया आपके लिए चित्र। और एक तरह की तीव्रता को सूत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मान लिख देंगे। तरंग की तीव्रता I बराबर I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल पावर होल स्क्वायर। ये है तरंग की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। बन गया होगा बेटा। अब देखिए इसके बाद में जो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ है आपको, ये केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, अब इसी में देख लेते हैं हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। अब देखिए हम लोग इसके बाद देखते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई तो इसमें लिए केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर स्थित, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर स्थित प्रथम निष्ठों के मध्य की दूरी
के मध्य की दूरी के बराबर होती है यदि प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति यदि प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति पी पी डैश बराबर इसके एक्स हो तो देखिए समीकरण एक से ही आपका कितना आ जाएगा, समीकरण एक से आ जाएगा a sin थीटा 1 बराबर आ गया लैम्डा की, तो sin थीटा 1 बराबर आ गया लैम्डा अपॉन a। थीटा का मान बहुत सूक्ष्म है तो थीटा 1 बराबर आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन a के, लैम्डा अपॉन a के। अब इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4, यदि लेंस इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद लिखेंगे। यदि लेंस L2 की फोकस दूरी स्मॉल f है जो स्लिट के अत्यंत समीप है, अत्यंत समीप है, तो इसके बाद लिख देना स्मॉल f बराबर हमारा किसके आ जाएगा, f बराबर आपका आ जाएगा कैपिटल D। स्लिट से पर्दे तक की दूरी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी स्लिट से पर्दे तक की दूरी, स्लिट से पर्दे तक की दूरी, पर्दे तक की दूरी। अब थीटा का मान अत्यंत सूक्ष्म है, तो यहां पर देखिए यदि थीटा का मान अत्यंत सूक्ष्म है तो साइन थीटा बराबर किसके आ जाएगा, थीटा के, तथा टेन थीटा बराबर भी होगा आपका किसके, साइन थीटा बराबर आ जाएगा थीटा तथा टेन थीटा बराबर भी होगा आपका किसके, लगभग थीटा के। तो अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा यानी कि दोनों लगभग आपस में बराबर क्या हो जाएंगे, तब साइन थीटा लगभग बराबर होगा आपका, लगभग बराबर आ जाएगा किसके, टेन थीटा के। साइन थीटा लगभग बराबर किसके आ जाएगा, थीटा, टेन थीटा के बराबर ये किसके आ जाएगा, थीटा के। थीटा बराबर किसके आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा पी पी डैश बटे आपका किसके आ जाएगा, यानी कि चित्र में आपने ये स्थिति बनी कि आपके लिए इस प्रकार से, यानी कि ये था पी, ये था पी डैश, ये ओ, तो यानी कि लंब बटे आधार, तब यहाँ पे आ जाएगा पी पी डैश बटे आ जाएगा ओ पी के, पी पी डैश बटे किसके आ जाएगा, ओ पी के। ठीक है, अब पी पी डैश यानी कि पी पी डैश का मान हमारा किसके आ जाएगा, x, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा x अपॉन ओ पी, यानी कि स्मॉल f स्लिट से पर्दे तक की दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे और बताते हैं। तो ये आपकी प्राप्त हो गई अर्धरेखीय चौड़ाई, यहाँ पर लिख दीजिए क्या है,
रेखीय चौड़ाई, अर्धरेखीय चौड़ाई, अर्धरेखीय चौड़ाई थीटा बराबर किसके आ जाएगा x अपॉन f बराबर x अपॉन कैपिटल D। ये था समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 5। समीकरण नंबर आ गया 5। अब देखिए इसके बाद में समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण 4 में आपने थीटा बराबर निकाला था, समीकरण 4 में आपने निकाल लिया था थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ए के, ये था आपका समीकरण नंबर 4। तो देखिए थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा बराबर आपका लैम्डा अपॉन ए, यहाँ थीटा बराबर है x अपॉन कैपिटल डी, तो दोनों पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड कैसे हो जाएंगे बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन कैपिटल डी बराबर लैम्डा अपॉन स्मॉल ए के, स्मॉल ए के। तो देखिए x का मान कितना आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन किसके आ जाएगा स्मॉल ए के। आता है केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई, अब इसके बाद में निकाल लीजिए, आता है केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई यानी कि बीटा बराबर किसके आ जाएगा 2x के, क्योंकि एक और की चौड़ाई है तो दोनों ओर की मान किसकी जाएगी दुगनी हो जाएगी, तो आपका कितना आ जाएगा बीटा बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन किसके आ जाएगा स्मॉल ए के, स्मॉल ए के। ये कैपिटल डी की जगह हम एफ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं बीटा बराबर 2 लैम्डा स्मॉल एफ अपॉन किसके आ जाएगा ए के, स्मॉल ए अपॉन किसके आ जाएगा ए के। ये आपका प्राप्त हो गया समीकरण नंबर कितना 6, समीकरण नंबर हो गया 6, समीकरण नंबर आ गया आपके 6, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में आप एक लाइन लिख लीजिए, यदि केंद्रीय उच्चिष्ठ को, यदि केंद्रीय उच्चिष्ठ की, यदि केंद्रीय उच्चिष्ठ की, यदि केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई 2 थीटा हो तो, 2 थीटा हो तो यहाँ अर्ध चौड़ाई x बराबर किसके आ जाएगा बीटा बाई 2 के, बीटा बाई 2 के लिए कि 2 तो लैम्डा अपॉन लैम्डा स्मॉल f अपॉन किसके आ जाएगा a के, स्मॉल a अपॉन किसके आ जाएगा a के, ये लिख लीजिए। अब एक लाइन और लिख लीजिए, विवर्तन प्रतिरूप के, विवर्तन प्रतिरूप के प्रथम शून्य से, विवर्तन प्रतिरूप के प्रथम शून्य से केंद्रीय उच्चिष्ठ का अंतराल, केंद्रीय उच्चिष्ठ का अंतराल अर्थात विवर्तन कोण, विवर्तन प्रतिरूप के प्रथम शून्य से केंद्रीय उच्चिष्ठ का अंतराल अर्थात विवर्तन कोण
देखिए कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा बीटा बाई 2 अपॉन हमारे किसके आ जाएगा कैपिटल डी के। तो इसका मान रख दीजिए लैम्डा एफ अपॉन ए अपॉन कैपिटल डी के। क्योंकि एफ बराबर कैपिटल डी है तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए कैपिटल डी। यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि स्मॉल एफ बराबर आपका कितना है कैपिटल डी के। अब ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन ए के। लैम्डा अपॉन किसके आ जाएगा ए के। अब इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर दे देंगे 7। नोट कर लीजिए बेटा। तो ये था आपका नहीं किसके एकल झिल्ली के कारण हमारा किसके फ्रॉनहोफर विवर्तन और इसके हमारे किसके और केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई। इतना आपने ये पढ़ा। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हमारा कौन सा नहीं कि विवर्तन और व्यतिकरण। विवर्तन और व्यतिकरण में क्या क्या अंतर है, विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है और इनके तुलनात्मक गुण क्या क्या है। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिलहाल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।